आप एक 12th सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं या किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ले रखा है, या फिर आपने सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन या किसी भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कॉम्पिटिशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन जो है एग्जाम जनरली पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस में किस प्रकार के आंसरिंग का पैटर्न होता है और आपको कौन कौन से क्वेश्चन में किस प्रकार के ऑप्शन कौन से सही हैं कौन से नहीं हैं, इसके बारे में बेसिक नॉलेज हमें कैसे मिल सकता है, कैसे हम बेसिक क्लासीफाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स गुरुजी और शुरू करते हैं कि किस प्रकार से हम डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस में कौन सा आंसर सही है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या एक्सप्लेनेशन है, उस पर हम मेन फोकस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सिंपल सी टर्म है नॉर्मल रेजिडेंट। हमारे पास 3 अलग ऑप्शन दिए गए हैं, चौथा था ऑल ऑफ द अबव। इससे कोई मतलब नहीं हमें, मतलब बाकी के 3 जो हैं क्या ये तीनों सही हैं या तीनों सही नहीं हैं या तीनों में से कौन सा सही है, इसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा जानेंगे। तो देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। इसमें फर्स्ट ऑप्शन के सामने इंडियंस स्टेइंग इन यूके फॉर वॉचिंग क्रिकेट मैच। सिंपल सा है, जो क्रिकेट मैच देखने के लिए यूके में रुक रहे हैं इंडियन, क्या उन्हें हम भारत के निवासी कहेंगे? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उनका सर्टेन टाइम पीरियड नहीं है कि कितने समय के लिए वो गए हैं, कितने लंबे समय के लिए गए हैं, 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन, साल भर, कितने समय के लिए, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दे रखा है, तो इसे हम इंडियन रेजिडेंट्स के रूप में इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं जापानीज स्टेइंग इन यूएसए फॉर विजिटिंग रिलेटिव्स। मतलब यूएसए में जापानीज जो है अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर विजिट करने के लिए गए हैं, तो ये तो बिल्कुल भी इंडियन रेजिडेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि ये तो जापानी की बात हो गई और दूसरा यूएसए की बात हो गई, तो ये बिल्कुल भी ऑप्शन सही नहीं होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, रशियन ऑफिसर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन रशिया। इंडिया की एम्बेसी है, रशिया में है, ठीक है, कहाँ पर है? रशिया में है, परंतु वहाँ पर रशियन वर्क कर रहे हैं, इसलिए वो भी अपने इंडियन के रेजिडेंट्स नहीं होंगे, अपने इंडिया के रेजिडेंट्स नहीं होंगे। तो इसका मतलब न तो ऑप्शन ए सही है, न ऑप्शन बी सही, मतलब न तो ऑप्शन ए में जो दे रखे हैं वो अपने इंडिया के रेजिडेंट्स हैं, न बी में दे रखे हैं वो इंडिया के रेजिडेंट्स हैं, या फिर सी में वही अपने इंडिया के रेजिडेंट्स नहीं हैं, इसलिए तीनों ही इंडियन रेजिडेंट्स नहीं हैं। इसका मतलब ऑप्शन जो होगा वो डी सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। इसका फुल प्रूफ एक्सप्लेनेशन जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऊपर बढ़ें इससे पहले आपके सामने एक छोटा सा ऐड आप देख सक रहे हैं, इस प्रकार का है, फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ज्वाइन आवर चैनल इकोनॉमिक्स गुरुजी ऑन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। दोस्तों, हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी हैं। व्हाट्सएप के नंबर आप देख सकते हैं, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं अगर आप कोई क्वेरी है, नोट्स चाहते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लास्ट में उसको लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो ये इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके डिटेल में जान सकते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन क्या बता रहा है, इसको नोट भी कर सकते हैं। ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर कहीं आते हैं तो आपके लिए बेसिक के रूप में काम करेंगे कि आपको कैसे उन क्वेश्चंस को हैंडल करना, उस क्वेश्चन में आपको परफॉर्म करना और आंसर देना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंक्लूड। इकोनॉमिक इंटरेस्ट, हम बोलते हैं ना कितनी बार कि किसी भी पर्सन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में होना चाहिए तो वो कंट्री का रेजिडेंस कहलाएगा। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट में क्या इंक्लूड किया जाता है? फर्स्ट, रेजिडेंट्स लिव इन वर्क इन डोमेस्टिक टेरिटरी। अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी, किसी भी कंट्री की अलग अलग डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, जैसे अपनी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी, तो अपनी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में रहने वाले रेजिडेंट्स, एक तो वो, दूसरा रेजिडेंट्स ऑपरेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट दैट प्लेस। उस टेरिटरी में काम कर कर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। तो कुल मिलाकर ये दोनों ही क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी पर्सन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में है या नहीं है, उसके लिए 2 मेन बेसिक क्राइटेरिया रखे जाते हैं। फर्स्ट है कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहा है, और दूसरा रहकर काम कर रहा है, और दूसरा जो उसमें रहकर इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। एक तो वहाँ पर होना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी में रहना चाहिए, निवासी होना चाहिए, और दूसरा वहाँ पर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने जो ऑप्शन है
ए, ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हैं, जो कि बता रहा है ऑप्शन सी, यानी हमारे सामने ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट CEI, ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट CEI इन इंडिया इज अ टैक्स रेजिडेंसी डिटर्मिनेशन कंसिडर्स टू की फैक्टर्स। दो मेन यहाँ पर की फैक्टर माने, एक तो प्लेस ऑफ रेजिडेंस कहाँ रह रहा है, दूसरा प्लेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही है, ए एंड बी। नेक्स्ट बढ़ते हम, अ चाइनीज लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन अ ईयर फॉर अ पर्पज इकोनॉमिक एक्टिविटी इज, जो अपने इंडिया में 1 साल से ज़्यादा रह रहा है और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, तो क्या वो अपने इंडिया का सिटीजन कहलाएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया और रेजिडेंट ऑफ इंडिया? तो यहां पर ऑप्शन होगा बी, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि सिटीजनशिप अलग बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करने से सिटीजनशिप मिल जाना ये जरूरी नहीं है। रेजिडेंट्स होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, वो बेसिक क्राइटेरिया वो हम यहाँ पर देखेंगे एक्सप्लेनेशन में। ये आप देख सकते हैं सामने, अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग वो कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल जो 180 डेज, ध्यान रखिएगा कितना, 182 डेज, 182 डेज वो अगर एक फाइनेंशियल ईयर में, पर्टिकुलर वन फाइनेंशियल ईयर में रह रहा है, या फिर 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग ईयर्स, मतलब लास्ट के पिछले 4 सालों में अगर उसने यहाँ पर 365 दिन 365 डेज यहाँ पर बिताए हैं और यहाँ पर रहकर इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, तो उसे हम उस कंट्री का रेजिडेंट, मतलब अपने इंडिया का रेजिडेंट मानेंगे। पर्टिकुलर ये अपने इंडियन एक्ट से रिलेटेड, इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा। 1 साल की बात आती है, 1 साल में अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है तो जाहिर इंडिया का रेजिडेंट्स होगा, और इसके क्राइटेरिया क्या है कि 182 डेज पर्टिकुलर एक फाइनेंशियल ईयर में है, और 365 डेज जो है वो पिछले 4 साल, पिछले 4 ईयर जो है उसमें कुल मिलाकर 365 डेज वो अपनी कंट्री में रहता है, अपनी इंडिया में रहता है, तो अपने इंडिया का रेजिडेंट्स कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर इनकम। अब हम इसमें से फैक्टर इनकम कैसे कहेंगे, रेंट पेड फॉर लैंड, ओके बिल्कुल है, बिकॉज देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, नेक्स्ट क्या होगा, कैपिटल, नेक्स्ट लेबर एंड एंटरप्रेन्योर। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कितने, 4 अलग प्रकार के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो हमें यहाँ पर दिया गया है कि सबसे फर्स्ट है रेंट पेड ऑन लैंड, लैंड का यूज कर रहे हैं तो बदले में रेंट दिया जा रहा है, तो जा रहा है फैक्टर इनकम है, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसको मिलना रेंट, फैक्टर इनकम है। फिर लेबर, ये भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसको मिलने वाली वेजेस, वो भी यहाँ पर फैक्टर इनकम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट कैपिटल, ऑलवेज ऑब्वियसली यहाँ पर कैपिटल भी क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और उसको मिलने वाला इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, उसको मिलने वाला इंटरेस्ट फैक्टर इनकम कहलाएगा। ओके, तो कुल मिलाकर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों ही फैक्टर इनकम है, इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव। हम डी को यहाँ पर ऑप्शन को सही मानेंगे, ठीक है। और ये इसका एक्सप्लेनेशन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट द डिस्क्रिप्शन अगर आपको लगता है, या फिर आप पढ़ भी सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इनकम। अब हमारे सामने कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। ऑप्शन ए में क्या है, रेंट, ऑप्शन बी में लैंड, ऑप्शन सी स्कॉलरशिप, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। अब इसमें से कौन सा सही होगा, रेंट फैक्टर इनकम है, अभी अपन देखा, लैंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये फैक्टर इनकम नहीं है, ये क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसका मतलब ऑप्शन लैंड सही नहीं हो सकता, ऑप्शन रेंट सही है। फिर उसके बाद स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप में क्या देख रहे हैं, स्कॉलरशिप क्या है, ये एक ट्रांसफर पेमेंट है, ये एक इनकम के रूप में नहीं होता है, सिर्फ ट्रांसफर क्या होता है, एक मदद के रूप में होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लैंड जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये फैक्टर इनकम नहीं है, स्कॉलरशिप ये भी फैक्टर इनकम नहीं है। तो ये दोनों कहाँ पर सही बता रहे हैं, ऑप्शन डी में, बी एंड सी। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, जिसमें लैंड और स्कॉलरशिप होता है, सिर्फ इसमें से फैक्टर इनकम सिर्फ रेंट है। ओके, तो दैट्स वाई हियर द ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। अभी तक नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में जाना था,
अब हमें जानना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिससे बेसिक हम यहाँ पर समझते हैं। तो देख सकते हैं कि अपने सामने कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट, इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। सेकेंड, रशियन एम्बेसी इन ऑस्ट्रेलिया। फिर थर्ड सी है चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया। एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, अपने इंडिया की एम्बेसी अगर यूएसए में है तो वो अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी, क्योंकि अपनी एम्बेसी जो है वो इंडिया से जुड़ी हुई है, इंडिया के रूल्स और रेगुलेशन वहां पर फॉलो किए जाते हैं, इसलिए वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। रशियन एम्बेसी इन ऑस्ट्रेलिया, अगर ये है तो उसका कोई लेना देना है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रशियन की एम्बेसी वहां पर ऑस्ट्रेलिया में है, तो अपने इंडिया से रिलेटेड कुछ भी नहीं यहां पर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। रशियन एम्बेसी इन ऑस्ट्रेलिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, आपने सिर्फ इंडिया का पूछा है। फिर नेक्स्ट, चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया, चाइना की एम्बेसी अगर इंडिया में है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा, वो चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। क्लियर आएगी बात समझ में? तो हम यहां पर क्या देखेंगे कि ऑप्शन ए क्यों सही है, क्योंकि अपनी एम्बेसी यूएसए में है, अपने से रिलेटेड है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं। रशिया की एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया में है तो वो रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा, और चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया तो वो चाइना की एम्बेसी होगा। तो यहां पर ऑप्शन ए जो है वो सबसे बेस्ट बैठता है, इसलिए यहां पर ऑप्शन ए यहां पर सही है। आगे बात समझ में? तो कुल मिलाकर अपनी कंट्री की एम्बेसी किसी भी अदर कंट्री में एस्टेब्लिश है तो वो अपनी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड की जाएगी। दूसरी किसी कंट्री की एम्बेसी अगर अपने इंडिया में है तो वो अपने इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड ना होकर जिस पर्टिकुलर कंट्री की एम्बेसी वहां पर उसको इंक्लूड किया जाएगा। चाइना की तो चाइना में, ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए की तो यूएसए में। बात आगे समझ में? नाउ नेक्स्ट, ये एक्सप्लेनेशन है सामने आपके, देख सकते हैं आप, और ये बार बार सामने आपके बहुत एक अच्छी बात आ रही है, ये आप देख सकते हैं। ये जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, तो आप इसको जरूर चेक करिए, आपको फायदा जरूर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कवर्ड अंडर डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब किसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन, गूगल ऑफिस इन इंडिया। इंडिया में गूगल का ऑफिस है, तो क्या वो अपने कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑफिस गूगल का है पर अपने इंडिया में है, इंडिया में रहकर काम कर रहा है, कोई इंडिया के यहाँ के लोकल रूल्स रेगुलेशंस अफेक्टेड है। इंडियन एम्बेसी इन ऑस्ट्रेलिया, अपने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, अपनी कंट्री की एम्बेसी किसी भी कंट्री में है तो वो अपनी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन यूएसए, अब यहाँ जो ये ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन यूएसए, यूएसए में अपनी कंट्री का जो स्टेट बैंक है, उसकी स्टेट बैंक है, उसकी ब्रांच वहां पर है, तो है तो अपने इंडिया से रिलेटेड है, पर वो उसकी ब्रांच वहां स्टेब्लिश है, मतलब यूएसए के रूल्स और रेगुलेशन से वो इफेक्टेड होगा। वहां के लोकल रूल्स रेगुलेशन लॉज क्या है वो उस पर अप्लाइड होंगे। इस कंडीशन में यह ऑप्शन सही नहीं बैठता है। और लास्ट ऑप्शन डी, ये भी अपनी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी कैसे हुई? क्योंकि एयर इंडियन रशियास एयरपोर्ट, अपने इंडिया का जो एयरक्राफ्ट है वो रशिया के एयरपोर्ट पर है, तो वो एयरक्राफ्ट कुछ समय के लिए वहां पर है, एयरक्राफ्ट के अंदर अपने ही रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं, इसलिए उसे डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाएगा। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कवर्ड अंडर डोमेस्टिक, नॉट कवर्ड कौन सा नहीं होगा? तो ऑप्शन सी, अपने कंट्री का स्टेट बैंक, अगर स्टेट बैंक यूएसए में स्टेब्लिश है तो वो अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा। यू कैन चेक विथ दिस एक्सप्लेनेशन। क्लियर? बढ़े आगे? तो कैसा लग रहा है वीडियो? आई होप अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक जरूर कर दें यहाँ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ देम आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी, जो ऑप्शन दिए गए अपने सामने उसमें से हम किसको डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर करेंगे? एम्बेसीज ऑफ फॉरेन कंट्री, अभी बताया मैंने कि जो एम्बेसीज फॉरेन कंट्री की और अपने इंडिया में है तो उसको अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। मिलिट्री कंसल्टेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री के जो मिलिट्री कंसल्टेंट हैं
वो भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी कंट्री से अफेक्टेड होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन से। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ, WHO, ये भी अगर अपने इंडिया में है तो भी उसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि WHO, यूएनओ, ये जो इंटरनेशनल लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका एक पर्टिकुलर अलग ही रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। वो किस लोकेलिटी में इस्टेब्लिश है उनका ऑफिस, उससे कोई लेना देना नहीं है। उनका एक अपना ही एक ऑटोनोमस बॉडी है, उनका एक अलग ही रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। इसलिए न तो एम्बेसी, फॉरेन कंट्री के एम्बेसी को हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करेंगे, मिलिट्री कंसल्टेंट्स जो हैं उनको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, फॉरेन कंट्री के हैं, और अपनी कंट्री में चाहे WHO, यूएनओ, किसी भी इंटरनेशनल लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन उनका ऑफिस है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ये सही होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हम किसे एक्सक्लूड करेंगे? हम तीनों को ही एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो एम्बेसीज जो भी होती है फॉरेन कंट्री को, उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। जितने प्रकार के मिलिट्री कंसल्टेंट होते हैं अपने अगर इंडिया में है या अपनी कंट्री में, उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंट्री में है तो उनको भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये एक्सप्लेनेशन आपके सामने, यू कैन चेक। नेक्स्ट, डोमेस्टिक टेरिटरी इज ऑल्सो कॉल्ड। अब डोमेस्टिक टेरिटरी को और क्या कहा जा सकता है? इकोनॉमिक टेरिटरी या पॉलिटिकल टेरिटरी, फॉरेन टेरिटरी, नन ऑफ द अबव। तो हम इसमें देखें सभी ऑप्शन को, तो फॉरेन टेरिटरी तो बिल्कुल नहीं हो सकता ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ये फॉरेन कंट्री की टेरिटरी है, ये तो अपनी कंट्री में इंक्लूड हो गई नहीं। हम अपनी कंट्री की बात करें, डोमेस्टिक टेरिटरी अपनी घरेलू, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, अपने कंट्री की सीमाएं। पॉलिटिकल टेरिटरी ये कुछ हद तक हो सकता है, परंतु पूरा का पूरा पॉलिटिकल टेरिटरी जो है वो डोमेस्टिक टेरिटरी को इंक्लूड नहीं करता है, उसको पूरा वो रिफ्लेक्ट नहीं करता। पॉलिटिकल टेरिटरी में कुछ फीचर जो हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी से मिलते जुलते हो सकते हैं, पर हम ये कहें कि पॉलिटिकल टेरिटरी डोमेस्टिक टेरिटरी होती है तो वो गलत बात होगी। फिर नेक्स्ट है इकोनॉमिक टेरिटरी। बिल्कुल, डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो अपने डोमेस्टिक एरिया से रिलेटेड ही होती है। ठीक है, और कुल मिलाकर हम जीडीपी में क्या देखते हैं अपन कि एक अपनी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी प्रकार की एक्टिविटीज हो रही है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, उनको हम इंक्लूड करते हैं। तो जाहिर बात है कि एक कंट्री की सीमाओं में जितनी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उनको इंक्लूड किया जाता है। तो जाहिर है इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी लगभग दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट्स वाई वी कॉल्ड इकोनॉमिक टेरिटरी also as domestic territory, or domestic territory is also called economic territory. Clear? Here is explanation. Okay, now next and last, अब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए सिर्फ 10-10 क्वेश्चन को ही हम यहाँ पर कवर करेंगे ताकि आपको भी समझने में, पढ़ने में मजा आए और आपके लिए जो बेसिक के रूप में काम कर रहे हैं वीडियो बहुत अच्छा आपको लगे। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया? हम इसमें से किसे इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट्स कहेंगे? तो ऑप्शन पहले एक बार देख लेते हैं, लेट्स द चेक द ऑप्शंस। इंडियन ऑफिसर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए में इंडिया की एम्बेसी, उसमें इंडियन काम कर रहे हैं, क्या वो नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे? ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट स्टेइंग फॉर 5 days इन इंडिया, अपने यहाँ पर आए 5 दिन रुके, क्या वो नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे? और इंडियन स्टेइंग फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इन यूके, यहाँ के इंडियंस जो हैं वो यूके में रुके हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। अब इन तीनों में से किसे हम नॉर्मल रेजिडेंट्स मानेंगे? ठीक है, तो एक एक हम चेक करते हैं। तो सबसे फर्स्ट अपन बी वाला देखते हैं। बी तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों है? क्योंकि 5 दिन के लिए आए वापस अपने कंट्री में चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो अपने इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होंगे। फिर इंडियन स्टेइंग फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, अब यूके में जो इंडियन रुके हुए, ये हमें पता नहीं कि वो कितने दिनों के लिए, हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के लिए वो अपने ट्रीटमेंट के लिए रुके हैं। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 6 month, 1 year, 2 year, 5 year, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी ईयर। ठीक है, तो इसलिए हम इसको भी यहां पर सही नहीं मानेंगे। फिर लास्ट आता है अपने सामने कि इंडियन ऑफिसर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। इंडियन जो हैं यूएसए में अपनी इंडियन एम्बेसी में वर्क कर रहे हैं, तो जाहिर है वो वहां पर अपॉइंट हुए इंडिया की तरफ से, यहाँ से गए हो काम करने के लिए। और मैंने आपको बताया है कि जाहिर है कि अपनी कंट्री की एम्बेसी किसी फॉरेन कंट्री में है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड की जाएगी, और स्पेशली अपने इंडिया के पर्सन वहाँ पर वर्क कर रहा है तो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अवर रेजिडेंट
ऑल्सो ही इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, आवर कंट्री। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, इसे हम यहाँ पर नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। ओके, तो ये आपके सामने एक्सप्लेनेशन है। तो हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आगे आने वाले और वीडियोस में हम देखेंगे कि और कौन कौन से क्वेश्चन जो सिलेक्टेड हो सकते हैं। क्लियर? तो जाहिर है हमने जो भी सीखा है, पढ़ा है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रखें, मैसेज करिए, इट्स ओनली फॉर व्हाट्सएप। आप व्हाट्सएप पर अपनी क्वेरी आप अपने नेम के साथ, आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या प्रोफेशन है, आप स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस लिए आपको नोट्स चाहिए, किस रिलेटेड डाउट है, क्या आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट में जरूर करें, साथ साथ व्हाट्सएप भी आप करें, और साथ साथ हमारे जो चैनल है व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर उसको ज्वाइन जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार गुरु जी, टेक केयर।